इस वीडियो के अंदर हमको कक्षा 10 विज्ञान जो हमारा फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसमें से जो बुक के अंदर से एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पहला जैसे परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। अच्छा, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है और वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बनता है। वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी के बीच में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी के बीच में संबंध है r बराबर 2f, तो r बराबर 2f होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट में, सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञ और सौर भट्टी में होता है। अब फिर आता है यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए पार्श्व दर्पण यानी साइड ग्लास में इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन के अग्रदीप, सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञ और सौर भट्टी में होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पश्च दृश्य दर्पण यानी पार्श्व दर्पण साइड ग्लास के रूप में होता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी को क्या बोलते हैं, नई काटीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है m बराबर -v/u। आवर्धन का मान अगर ऋण हो तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, आवर्धन का मान धन हो तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अचल होता है यानी स्थिरांक होता है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। निर्वात यानी शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र, तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायरेक्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धन होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋण होती है। अब आता है मानव नेत्र, मानव नेत्र में कॉर्निया, पुतली, परितारिका, क्रिस्टलीय लेंस, पक्षमादी पेशी बराबर और क्या होता है कि दृष्टि पटल और दृक्क तंत्रिका। मानव नेत्र कैमरे की तरह काम करता है। अब कॉर्निया का काम क्या है, तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्रिस्टलीय लेंस रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। पक्षमादी पेशी क्रिस्टलीय लेंस को मोटा या पतला करके उसकी फोकस दूरी बदल सकती है। दृष्टि पटल पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। दृक्क तंत्रिका विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है। इसका निवारण करना हो तो अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। इसका निवारण करना हो तो उत्तल लेंस। यहाँ पर अवतल लेंस, यहाँ पर उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जरा दूरदर्शिता में हमें दूर और पास की दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और इसको दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस। इस द्विफोक्सी लेंस में ऊपर का भाग अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है। नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेमी। सामान्य नेत्र का दृष्टि अंतर होता है 25 सेमी से अनंत दूरी। सामान्य नेत्र की दृष्टि अंतर है 25 सेमी से अनंत दूरी। 25 सेमी निकट बिंदु है और अनंत दूरी हमारी दूर बिंदु है। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है तो मोतियाबिंद। अगर क्रिस्टलीय लेंस हमारा दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है तो मोतियाबिंद नामक रोग होता है।
मोतियाबिंद में व्यक्ति अपनी संपूर्ण दृष्टि खो देता है। इसका निवारण एक ही है, केवल ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया करानी पड़ती है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, तो इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। वो रंगों का क्रम बेजानी किनारा क्रम में होता है। 7 रंगों के समूह को वर्णपट कहते हैं। 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर लाल रंग का जो होता है वो सबसे वेग अधिक होता है, इसलिए वर्णपट में वो सबसे ऊपर होता है। अच्छा, उसका विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी का क्या होता है कि वेग सबसे कम होता है और वो वर्णपट में सबसे नीचे होता है, उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अच्छा, यहाँ पर इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इसमें पानी की बूंद छोटे प्रिज्म का काम करती है। इंद्रधनुष की घटना में क्या होता है कि इंद्रधनुष की रचना में विक्षेपण, पुनः आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये 3 घटनाएं घटती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विरुद्ध दिशा में बनता है। सुबह के समय सूर्य पूर्व में होता है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनता है। शाम में सूर्य जो होता है वो पश्चिम में होता है, इंद्रधनुष पूर्व में बनता है। अब क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से होने वाली घटना, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अच्छा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण दिन 4 मिनट लंबा बनता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का। प्रकाश के बिखरने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। छोटे कण जो होते हैं वो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे नीले का, बड़े कण होते हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जैसे कि श्वेत प्रकाश का। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बराबर सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। गहरे समुद्र के जल का रंग लाल दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर? 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितने एम्पियर? 10⁻⁻6। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता धातु की अपेक्षा अधिक होती है, यानी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता तो देखो यहाँ पर कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। रबड़ और कांच की प्रतिरोधकता होती है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। बल्ब के तंतु बनाने के लिए टंगस्टन नामक धातु का उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखो इधर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। बहुत बार खाली जगह में पूछता है 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल? तो कितने जूल? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अच्छा, किलोवाट को यूनिट भी कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? ऑरस्टेड ने बताया था। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति जानने के लिए दिक् सूचक सुई यानी चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की लाक्षणिकता, तो चुंबकीय क्षेत्र की लाक्षणिकता में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र बंद रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। सीधे चालक और वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए हम अंगूठे की देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए हम एक सीधे तार में किसका उपयोग करते हैं? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करते हैं। अब देखो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग क्या करते हैं? चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जानने के लिए करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की मदद से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, ऐसा बताने वाला सबसे पहला कौन था? तो माइकल फैराडे। डीसी धारा यानी एक दिशा में ही रहती है, इसका उत्पादन महंगा कठिन होता है और बिजली का व्यय इसमें अधिक होता है। एसी धारा अपनी समय के साथ दिशा बदलती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है और सरल होता है और इसमें बिजली का व्यय कम होता है। अगला था हमारा वायर। तो लाल वायर जो होता है उसको धनात्मक वायर बोलते हैं, इसमें विद्युत धारा बहती है, इसलिए लाल वायर को लाइव वायर बराबर अथवा पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। काला वायर जो होता है उसको ऋणात्मक वायर बोलते हैं अथवा तो इसको न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। हरे वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं, तो हरे वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं। विद्युत धारा का अनुपातक, तो यहाँ पर तो 15 एम्पियर जो होता है उसमें गीजर, एसी और कूलर चलता है। 5 एम्पियर के प्लग में पंखा और बल्ब चलता है। अगला है फ्यूज का वायर, कम गलनांक वाला होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड अथवा तो लेड और टिन की मिश्र धातु में से फ्यूज का वायर बनाया जाता है। तो फ्यूज का वायर किसमें से बनाया जाता है? तो याद रखने का कि हमको फ्यूज का वायर बनाना तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और टिन की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतर कभी पूछे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। विद्युत बल्ब, फ्यूज, हीटर, ओवन, टोस्टर, इस्त्री में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर होता है। यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण 2 भाग में करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है, असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध अथवा त्रिबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है तो इसको बोलते हैं एल्केन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसके घटक है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो इसको बोलेंगे एल्कीन। सामान्य सूत्र है CnH2n, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो बोलते हैं एल्काइन। सामान्य सूत्र है CnH2n-2। यहाँ पर होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो ये हमारे क्या थे कि अगला है पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के 2 घटक है, जैव घटक और अजैव घटक। सजीवों का समावेश जैव घटक में होता है, अजैव निर्जीव का समावेश अजैव घटक में होता है। हवा, पानी, नमी, तापमान, प्रकाश, आवास इसका समावेश होता है निर्जीव घटकों में यानी अजैव घटकों में। प्रत्येक स्तर पर उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% उपभोक्ता के अगले स्तर में मिलता है, यानी एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में ऊर्जा का वहन कितना होता है? 10%। मनुष्य के शरीर में रसायनों का अधिक संग्रह होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। ओजोन का अणु सूत्र क्या है? O3। ओजोन स्तर में सबसे ज्यादा कमी कब आई? 1980 में, बराबर, जिसमें सबसे ज्यादा कमी आई। अगला था हमारा कि 1987 में UNEP एक कार्यक्रम किया गया जिसके अंदर सभी देशों की सर्वसम्मति से क्या किया गया? एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1986 तक के CFC उत्पादन का, रेफ्रिजरेटर का उत्पादन वहीं तक सीमित रखा जाए। ओजोन स्तर की कमी के लिए कौन जवाबदार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारे जीव विज्ञान के कुछ IMP MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।